रंजन जी, आपको सबसे पहले आपकी सरकार बनने की बधाई। और आज बिहार के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो है 18 विभाग में पोर्टफोलियो का भी बंटवारा कर दिया। आपके हिस्से में भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के हिस्से में भी पीएचडी विभाग आया है। अच्छा, सबसे पहली बात ये बताइए कि नीतीश कुमार जी ने पहली बार 2 दशक से मुख्यमंत्री हैं, 10वीं बार मुख्यमंत्री हैं रहे हैं बने हैं, और हमेशा से गृह मंत्रालय उन्हीं के पास रहा है। इस बार ऐसा क्या हो गया कि गृह मंत्रालय उन्होंने बीजेपी के हिस्से में दे दिया और सम्राट चौधरी को इसकी जिम्मेदारी सौंप दिया है? तो क्या आने वाले दिनों में जो है ये इसको किस रूप में देखते हैं? ये जो गृह मंत्रालय पे, जबकि 2020 में भी सरकार बनी थी तो नीतीश कुमार नहीं माने थे, गृह मंत्रालय अपने पास ही रखा था। इस बार भी खींचतान चल ही रहा था गृह मंत्रालय को लेकर। अंततः उन्होंने गृह मंत्रालय बीजेपी के हवाले यानी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को सौंप दिया है। इसके क्या मायने लगाए जाए? सर, देखिए, गठबंधन का जो सरकार होता है, गठबंधन के सरकार में एक सामूहिक प्रयास होता है। जी। और एक सामूहिक प्रयास से ही चुनाव लड़ी जाती है। उसमें जनता का जनमत लिया जाता है। और वो जो जनमत होता है उससे चुने हुए विधायक फिर अपने विधायक दल का नेता चुनकर और सरकार फॉर्म की जाती है। जी। मुझे जी। लगता है कि इसको इस नजरिए से नहीं देखना चाहिए कि ये विभाग हमारा, ये विभाग तुम्हारा। मुझे लगता है कि उसे इस नजरिए से देखना चाहिए कि गठबंधन का एक सामूहिक प्रयास की सरकार है। 5 दलों का सरकार है। हर दल की अपनी भूमिका है। हर दल की अपनी वोट बैंक है। हर दल का अपना जो कैडर है, उस कैडर का और उस बहुमत का समर्थन एक जब जगह इकट्ठा हो जाता है तो उसको हम गठबंधन कहते हैं। तो गठबंधन के सरकार में पोर्टफोलियो चाहे इधर हो चाहे उधर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुखिया तो हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही बिहार के सुशासन की सरकार पुनः स्थापित हुई है। तो मुझे लगता है धीरेन्द्र जी, इसको इस चश्मे से ना देखकर इसे इस चश्मे से देखनी चाहिए कि हमारी सरकार एक सामूहिक सरकार है, जिसमें कानून व्यवस्था हो, स्वास्थ्य हो, जो शिक्षा हो, या बेरोजगारी हो, या पलायन का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे पर हम लोग को अब काम करना है, चाहे उद्योग का मुद्दा नहीं, हो। यहाँ मामला इस ये तरह है रंजन जी, जैसे आपने कहा कि भाई गठबंधन की सरकार है, और चाहे वो गृह मंत्रालय किसी के पास भी गया, चाहे बीजेपी के कोटे में गया है, सम्राट चौधरी के पास गया है या नीतीश कुमार के पास, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और उससे सत्ता संतुलन में कोई अंतर नहीं आता है। आप जैसे जैसे आप कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि पिछले 2 दशक से लगातार 2005 में भी बीजेपी गठबंधन सरकार थी नीतीश की, 2010 में भी बीजेपी के साथ गठबंधन सरकार, फिर 17 में भी बनाया, 15 में तो महागठबंधन का 17 में, फिर 2020 में। हर बार गृह मंत्रालय को लेकर बहस होती रही, लेकिन नीतीश जी ने कभी भी गृह मंत्रालय को अपने पास से नहीं छोड़ा। इस बार उन्होंने छोड़ा है, तो मैंने तो लगाए ही जाएंगे ना, इसके अर्थ नहीं, तो ये तो निकाले ही जाएंगे मुख्यमंत्री ना। धीरेन्द्र भाई, देखिए, आपको पता है कि जो हमारा संविधान है, उस संविधान में मुख्यमंत्री का ही विशेषाधिकार होता है कि वो किस तरीके से विभागों का अपने चयन करे और बंटवारा करे। क्योंकि जो कैबिनेट होती है, उस कैबिनेट के अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही सारे कैबिनेट को काम करना होता है। और जहां तक विभागों के बंटवारा में मुझे लगता है कि एक एक तो ये है कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, और चूंकि गठबंधन की सरकार है तो गठबंधन के शीर्ष नेताओं का भी सहमति होता है विभागों के बंटवारा में। तो मुझे लगता है कि इस विभाग के बंटवारा में 20 साल में अगर कोई विभाग नहीं गया, या 20 साल में कई ऐसे विभाग भी हैं जो इधर से उधर गया, तो ये सफलिंग चलता रहता है। लेकिन हाँ, ये मीडिया के लिए मुद्दा हो सकता है, ये मीडिया की बातें हो सकती हैं और लोक चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन संवैधानिक तौर पे या गठबंधन के सरकार के तौर पे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोगों को ये चिंता रहेगी कि 14 करोड़ लोगों की सुरक्षा कैसे हम लोग दे पाए, हम लोग कैसे यहाँ 6 करोड़ महिलाओं को सम्मान दे पाए, हम लोगों को ये प्राथमिकता रहेगी कि बेरोजगारों को कैसे रोजगार दे पाए। हम लोगों को रोजगार सिर्फ सरकार के द्वारा दिया नहीं जाना चाहिए, बल्कि अपने जिला और अपने प्रखंड में, जैसे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की नीतियों में क्या हमारे अफसर। एक मिनट रंजन जी, एक मिनट। इसे सत्ता 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 के जो पावर सेंटर है बिहार सरकार में, उसमें क्या फर्क होगा?
नहीं, पावर सेंटर को आप डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं घटक दलों के बीच में। मैं तो कहता हूं कि एक घटक दल के लिए पावर सेंट्रलाइजेशन नहीं है। यहाँ पांचों जो दल है वो सत्ता के लिए, सत्ता का सेंट्रलाइजेशन है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, जो कि टूवर्ड्स वर्क करेगी फॉर द पीपल ऑफ 14 करोड़ पीपल ऑफ बिहार। तो मुझे लगता है कि इस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है कि हम लोग 14 करोड़ जनता के लिए समर्पित एक ऐसी सरकार, जो पांचों घटक दल मिलकर एक हम लोग मजबूत स्थिति में आकर और सरकार हम लोग बनाए हैं। तो हमारे लिए प्राथमिकता पद नहीं है, हमारे लिए प्राथमिकता है कि पद पर आसीन होने के बाद हम कैसे सेवा को हम 14 करोड़ जनता के लिए समर्पित कर पाए। अच्छा, हमारी प्राथमिकता एक बात कही रंजन जी कि चुनाव से पहले उद्योगपति खेमका जी का मर्डर हुआ था पटना में। उसके बाद पटना के हॉस्पिटल में एक व्यक्ति को गोली हॉस्पिटल में घुस के मार दिया गया था। उस समय आपके ही पार्टी के यानी लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी के जो प्रमुख जो चिराग पासवान जी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने कानून व्यवस्था का सवाल उठाया। उस समय तो आप लोग सब गठबंधन में नहीं थे, लेकिन आज आप गठबंधन हो रहे हैं। मान लीजिए कि इतना 14 करोड़ की आबादी है, इतनी बड़ी व्यवस्था है, उसमें कल को कोई कानून व्यवस्था का मसला उठता है, क्राइम का ऐसी कैसी कोई घटनाएं होती है, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या चिराग पासवान भी पहले की तरह ये मुद्दा उठाते रहेंगे कि कानून व्यवस्था कमजोर है और ये है सरकार में रहते हुए भी, या फिर सम्राट चौधरी जिम्मेदारी लेंगे, या सीएम नीतीश कुमार जिम्मेदारी लेंगे? क्योंकि सरकार के मुखिया तो सीएम होता है और गृह मंत्री अब सम्राट चौधरी हैं। गठबंधन के लिहाज से सरकार एक ही है, लेकिन जिम्मेदारी बट गया है और पार्टी दो दो हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में जिम्मेदारी क्या होगी? चिराग पासवान जी क्या करेंगे और सीएम नीतीश कुमार क्या करेंगे उस समय? मान लीजिए कोई बड़ी घटना हो जाती है, कानून व्यवस्था का मसला उठता है, विपक्ष आप सरकार को घेरती है, तो ऐसी स्थिति में जिम्मेदारी कौन लेगा? धीरेन्द्र भाई, सबसे पहले तो इस बात को समझना होगा कि जिस काल की बात आप कर रहे हैं, उस समय हम लोग एनडीए के ही घटक दल रहे थे, और उस समय भी एनडीए में हम लोग थे। हमारे नेता उस समय भी केंद्रीय मंत्री के तौर पे आसीन थे और बतौर केंद्रीय मंत्री ही वो सवाल उठाए थे। हाँ, बिहार सरकार में चूंकि हमारे विधायकों की संख्या जी पिछली बार शून्य थी, इसलिए भागीदारी हमारी बिहार सरकार में नहीं थी। लेकिन यही हमारे नेता की कार्यकुशलता है, यही हमारे कार्यशैली है हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का, जो गठबंधन में रहकर अपनी बातों को लोकहित के लिए, जनहित के लिए वो कैसे रख पाते हैं। हम लोगों को पार्टी, सत्ता और सरकार, ये इससे कहीं ऊपर 14 करोड़ बिहारियों की अस्मिता को लेकर हमारे नेता चिंतित रहते हैं। हम लोग सत्ता हमें इसलिए नहीं चाहिए कि खुद के भोग के लिए, हमें सत्ता चाहिए सेवा के लिए, 14 करोड़ लोगों के लिए। सत्ता हम लोग परिवार को हम लोग संरक्षण के लिए, और परिवार में जो जिस तरीके से आप देखेंगे महागठबंधन में लोगों ने सत्ता के मिलते ही उन्होंने क्या किया कि सत्ता के संरक्षण में ऐसा संपत्ति, अचूक संपत्ति के मालिक बन गए, जिसके सुरक्षा के लिए फिर से पुनः सत्ता में वापसी करने के लिए वो लोग आतुर थे। तो हम लोगों के पास ऐसी कोई मंशा नहीं है। आपको पता होगा, आप जानते भी हैं कि हमारे सरदार स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, 50 साल का उनका राजनीतिक करियर में 30 साल वो केंद्रीय मंत्री के तौर पे उन्होंने काम किया, 6 प्राइम मिनिस्टर के साथ काम किया, लेकिन कभी आज तक भ्रष्टाचार का एक दाग नहीं लगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप नहीं देख नहीं, लीजिए एक बात ये बताइए रंजन जी, कि आप बात सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। एक बात ये बताइए कि मान लीजिए कोई ऐसी कानून व्यवस्था होती है, कोई मैं ऐसी बड़ी उसी पे आ घटना, रहा हूँ, मैं बड़ी उसी पे आ घटना। रहा हूँ, अच्छा, मैं ठीक उसी ठीक, पे आ कहिए रहा हूँ। कहिए कहिए। तो जब जब 30 साल में हमारे भ्रष्टाचार का एक आरोप नहीं लगा, तो ऐसे श्रद्धा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के विरासत को हम लोग कैरी करने का काम कर रहे हैं, लेकर आगे चलने की काम कर रहे हैं। तो ये तो आपके माध्यम से मैं जनता को बता देना चाहता हूं कि ये तो भ्रम में ना रहे कोई भी कि हमारे नेता भ्रष्टाचार से समझौता कर लेंगे, कानून व्यवस्था से समझौता कर लेंगे। ना हम लोग किए थे, न आज करेंगे, न कल। लेकिन हाँ, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि सरकार भी उतनी ही तरीके से संकल्पित है। हम लोग चाहते हैं, हम लोग जानते हैं कि अगर कानून व्यवस्था कोई ठीक कर सकता है धीरेन्द्र भाई, तो हमारी सरकार कर सकती है। अगर बेरोजगारी हटा सकती है, वो क्षमता अगर है किसी में, तो हमारी सरकार, हमारी घटक दल में, हमारे ही नेता के पास है। तो
इस चीज पर तो बिल्कुल आप चिंता मुक्त रहिए कि 14 करोड़ बिहारी का एक एक व्यक्ति का सुरक्षा, जैसे आदरणीय सम्राट चौधरी जी का अगर ये संकल्प होगा, तो यही संकल्प आदरणीय चिराग पासवान जी का होगा, आदरणीय नीतीश कुमार, आदरणीय मोदी जी का होगा। तो इसमें तो इफ बट नहीं है। लेकिन जो बात आप लोग मीडिया में उठाते हैं कि विभागों के बंटवारा हो जाने से आप बताइए, आपके घर में दो पुत्र है, अगर एक पुत्र आईएएस क्वालिफाई कर लेता है और एक पुत्र जो है आईएएस क्वालिफाई नहीं करता है, तो अगर वो साधारण किसी जॉब में या व्यवसाय में होता है, तो क्या दोनों पुत्र के मान में कमी हो जाती है? क्या नहीं परिवार नहीं, में यहाँ एक मामला क्या होता है, परिवार चाहे चाहे परिवार की बात क्या हो कहीं भी हो, परिवार में क्या भी मतभेद होते हैं और मामले पुलिस थाने तक भी जाते हैं। तो सवाल ये है कि नहीं, नॉर्मल केस में तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जब मतभेद होते हैं और मामला बिगड़ता है तो क्या होगा? क्या आप नीतीश जी को जिम्मेदार ठहराएंगे या सम्राट चौधरी को? सीधे लाइन में कहिए। मतभेद तो धीरेन्द्र भाई, मतभेद तो तब होगी ना जब व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए काम होगी। जब परिवार के हर एक सदस्य त्याग और समर्पण के लिए तैयार है 14 करोड़ लोगों के लिए, तो मतभेद होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। पहली बात तो यह है। अगर मतभेद होता तो सारे मीडिया ने शगुफा छोड़ा था ना, या लोक चर्चा का विषय बना था ना, कि गठबंधन में सिरपुटौल हो रहा है, सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा है। जब सीटें की बंटवारा हो गई तो कैंडिडेट का घोषणा नहीं हो रहा है। कैंडिडेट की भी घोषणा आपको याद होगा, 16 अक्टूबर तक हम लोगों ने कैंडिडेट के भी घोषणा कर दिए, सीटों के बंटवारा भी कर दिए। और दूसरी तरफ जो विकल्प में जो लोग थे हमारे बिहार के अंदर, वो आप देखे होंगे कि किस तरह की बातें थी। नॉमिनेशन का डेट खत्म हो जाता है लेकिन चलिए, कैंडिडेट फाइनल इन नहीं होता। इन सवालों का कि आप किससे सवाल पूछेंगे सीधे जवाब नहीं दें। आइए एक चीज बता दीजिए, अब गृह मंत्रालय जो है यानी कानून व्यवस्था पूरी तरीके से अच्छी और बुरी जो भी स्थितियां होंगी सम्राट चौधरी की जी के हाथ में आ गया। अब जो मामला है, क्या बिहार में योगी मॉडल लागू करेंगे आप, या लोग ये उम्मीद करें कि बिहार में कोई घटना होगी तो जैसे यूपी में बुलडोजर सिस्टम है और कोई बड़ा अपराध करेगा तो बुलडोजर चलेगा? देखिए धीरेन्द्र भाई, पहली बात, ये सम्राट चौधरी जी के पास नहीं गया है, ये एनडीए सरकार के पास है। आप जी। इस बात को तो समझना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ, एनडीए सरकार के एक मजबूत नेतृत्व के तौर पे आदरणीय सम्राट चौधरी जी जरूर है, हमारे घटक दल के नेता हैं। लेकिन उनके हाथ में जिम्मेदारी जरूर मिली है, लेकिन ये जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन उत्तरदायित्व हम लोगों की सभी की है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जरूर उनकी मिली है, लेकिन जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व एनडीए सरकार की है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, क्राइम से समझौता न नीतीश कुमार जी किए थे, न सम्राट चौधरी जी किए थे, न आदरणीय चिराग पासवान जी किए थे, और ना ही कोई करेंगे। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, इस बात को समझने की आवश्यकता है कि अब अपराधियों के मन में खौफ बिहार में पहले से भी, अगर अगर ऐसा नहीं हुआ रहता तो समझिए ना, 15 साल के जंगल राज को खत्म करके, और आप आज अपराध पर, कम से कम अपराध उद्योग पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, अपराध पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सत्ता संरक्षित अपराध का जो जमाना है वो 20 साल में खत्म हो चुका है। कभी आपने सुना है कि कोई अपराध हुआ हो जिसका फैसला, जिसका जो पंचायती हो, आर्बिट्रेशन हो, एक अन्य मार्ग मुख्यमंत्री निवास में होता है? एक समय था ना जब साइकिल चोरी से लेके आईएएस के पत्नी को का रेप मामला हो या चंदा विश्वास का मामला हो, ये सारे मामला जो है एक अन्य मार्ग मुख्यमंत्री आवास में फैसला लिए जाते थे। तो अब तो ऐसा नहीं है ना। मैं मेरा अपराध सवाल वही कितना था, मेरा सवाल वही था कि सामूहिक जिम्मेदारी के तहत ही मान लीजिए कि आप सभी पार्टियों की आपकी ही सरकार है, सब एक मत है, कोई मतभेद नहीं है, कोई चंपा विश्वास जैसा कांड होता है, कोई खेमका मर्डर केस होता है, या कोई ऐसे सांप्रदायिक या बड़ी घटनाएं होती है, तो जो उसका आरोपी होगा तो उस पे बुलडोजर मॉडल लागू होगा या नहीं, उस पे अमल होगा या नहीं? मेरा सवाल छोटा सा मैं है, इसको मैं डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मैं वही तो जवाब दे रहा हूं धीरेन्द्र भाई, कि ये एक सामूहिक प्रयास की सरकार है। और सामूहिक प्रयास की सरकार है तो निश्चित तौर पे हमारे नेता भी उतनी ही संजीदा है 14 करोड़ बिहारियों के लिए, जितना आदरणीय सम्राट चौधरी जी है, आदरणीय नीतीश कुमार जी है। और तो जितना एक योगी जी है, सामूहिक, जितना योगी जी हैं। आदरणीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमारे गठबंधन के बड़े नेता हैं। तो निश्चित रूप से उनके कार्यशैली को ही हम लोग आज कम से कम ये हमारी सरकार की चर्चा आप कर तो रहे हैं,
कम से कम उस हाँ मॉडल बिल्कुल। का नाम तो ले रहा है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हाँ ये वही मैं एनडीए कह रहा हूँ कि सरकार। आप सीधे कह दीजिए ना कि हाँ लागू होगा, जरूरत पड़ेगी तो लागू होगा, भाई व्यवस्था नहीं, करने के लिए। अपराधियों को आपको क्या लग रहा है कि 24 घंटे से 72 घंटे के अंदर अपराधियों को क्या जेल के सलाखों के पीछे नहीं नहीं नहीं, मैं धकेला 72 घंटे की जाएगा? नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ऐसी सिचुएशन, अभी 5 साल के लिए आप चुने गए हैं, ऐसी स्थितियां कभी बनती है तो। क्रिमिनल को तो समझना पड़ेगा, या तो क्राइम छोड़ दे नहीं तो बिहार छोड़ दे। जी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये तो है, ये तो क्लियर मैसेज है, या तो हाँ क्राइम छोड़ दीजिए या तो बिहार छोड़ हाँ, तो दीजिए। अब साफ साफ आप कह रहे हैं ना कि बस यूपी योगी जी की तरह कह रहे हैं, या तो राज्य छोड़ दो और नहीं तो शांत रहो और नहीं तो भुगतोगे, सीधी सी बात है। तीन ही ऑप्शन है आपके पास। हम्म। अच्छा एक बात बताइए कि विपक्ष हमेशा से कहता आया है, इस सरकार से मतलब इससे पहले जो सरकार थी, आपकी ही सरकार थी, आप केंद्र में थे, राज्य सरकार में नहीं शामिल थे, और कि बिहार में फिर से जंगल राज हो गया है, और कुछ घटनाएं हुई जो ये संकेत भी दे रहा था कि हाँ भाई पहले की तरह जो नीतीश जी का पहला टर्म था, दूसरा टर्म था, उसकी तरह जो है कानून व्यवस्था पे कहीं ना कहीं डेविएट होते हुए जो है खिसकती हुई नजर आ रही थी। तो अब जो स्थितियां हैं जो, और इसी वजह से विपक्ष ने कहा कि बिहार जो है क्राइम स्टेट हो गया, यहाँ क्रिमिनल्स का राज है। तो आगे जो है इस टैग को हटाने की, ये टैग हट जाएगा। देखिए धीरेन्द्र भाई, 90 के दौर को याद कीजिए। हम लोग तो बचपन में थे उस समय में, 90 के दौर में, और आप भी उस बात को समझ रहे होइएगा। जी जी। 90 के दौर को अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर समझेंगे, तो लोगों के साथ अगर घटना घटती थी, आपराधिक घटनाएं होती थी या कोई हादसा होता था, तो लोग पुलिस के पास जाने के बजाय उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री के हर एक जिलों में एक क्रिमिनल पाले गए होते थे, वो क्रिमिनल के पास जाते थे, वो पुलिस के पास नहीं जाते थे। और वो क्राइम का, अगर उसके साथ आपराधिक कोई मामला हो जाता था, तो उसका भी सेटलमेंट उस जिले के उस तथाकथित क्रिमिनल के पास जाके उसका होता था। तो ये वो दौर था 90 का, जिस समय में बिहार को आप जंगल राज घोषित किए थे, कोर्ट ने किया था, और आप लोग आज चर्चा कर रहे हैं। ये वही क्राइम स्टेट की बात आप कर रहे हैं जो 90 के दौर में इस तरह की बातें होती थी। अब जनता के अंदर प्रशासन का इकबाल आ चुका है। अब जनता के अंदर कानून व्यवस्था का जो मन में रेस्पेक्ट है वो बढ़ चुका है। अब अगर आप यहाँ पर कोई आपराधिक मामले होते हैं तो बेफिक्र होकर पुलिस के पास हम लोग जाते हैं, और ये विश्वास के साथ जाते हैं कि पुलिस हमारी सुनेगी और हमें 24 से 72 घंटे। तो ये विश्वास जनता के मन में आना कानून व्यवस्था को मजबूत करना है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या आप बताइए ना कि 6 बजे शाम के बाद कोई निकल सकता था क्या? आज 2 बजे रात में भी आप मिथिलांचल चले जाइए, सीमांचल चले जाइए या पूर्वांचल चले जाइए, बिहार पटना के किसी भी जिले में अगर पटना से आपको जाना हो तो आप 2 बजे रात को भी जाइए, आप सुरक्षित अपने घर पहुंचेंगे। ये गारंटी दी है नीतीश कुमार जी और एनडीए सरकार ने पिछले 20 साल में, और इसी गारंटी का भरोसा है कि 20 साल सरकार चलाने के बाद भी प्रचंड बहुमत हम लोगों को मिला और 202 सीटें मिली। आप क्या सोच रहे हैं कि 20 साल सरकार चलाने के बाद अगर किसी मुख्यमंत्री के चेहरा पे अगर 202 सीट जीत कर अगर पुनः सरकार स्थापित की जाती है, तो क्या आप सोचते हैं कि इसमें कानून व्यवस्था पर क्या काम ही नहीं हुआ होगा? जन जन और मन मन में इस बात को कल्पना है, मन में ये सोच है, और जानकारी है कि अगर कानून व्यवस्था ठीक नहीं होता तो इस मुख्यमंत्री को पुनः हम नहीं चुनते। दूसरी तरफ हाँ, मैं मानता हूं कि सरकार को अभी बहुत कुछ काम करने की जरूरत है, बहुत कुछ करना है। बेरोजगारी, रिवर्स माइग्रेशन, उद्योग, ऐसे तमाम ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको हम लोगों की करने की जरूरत है। लेकिन वो भी हम लोगों के ही नेतृत्व पे भरोसा करती है जनता। वो जानते हैं कि अगला 5 साल हमने दिया है, तो हमें चिराग पासवान जी पर भरोसा है कि वो अपनी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नीतियों को लागू करके जो हमारे यहाँ के युवा हैं वो अपने, हमारे यहाँ के युवाओं को नौकरी अपने जिले में, अपने प्रखंड में देंगे और सम्मान की रोटी हमें खिलाएंगे। वो भी अगर समझिए कि वो करना है, विश्वास है, तो वो विश्वास हमें नीतीश कुमार जी पर ही है, वही विश्वास हमारे मोदी जी पर भी है। तो कहने का मतलब आप समझिए कि एक जनता और नेता के बीच में जो पारस्परिक संबंध होता है वो प्रगट है,
और वो एक दूसरे के पर विश्वास है। तो हमारा भी जनता पर विश्वास है और जनता का भी हमारे नेताओं पर भरोसा है। ये भरोसा की कमी है महागठबंधन के तरफ, जिसका हश्र आप देख रहे हैं। सवाल यहाँ पे रंजन जी, सवाल यहाँ पे ये उठता है, जब 2020 में नीतीश कुमार भाजपा और आप लोगों के सहयोग से ही सरकार गठित किया था उन्होंने, जिससे जैसे अब किया है, तो उस बार भी यही कहा गया था कि कहीं कोई मतभेद नहीं है, कुछ नहीं है। और 2022 में आपको पता ही है कि बीजेपी को गठबंधन एनडीए को छोड़ के नीतीश आरजेडी में चले गए। और इस बार तो ये है कि साफ दिखाई दे रहा है कि गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास गया है, तो इस बात की तो लोग कयास लगाएंगे ही ना कि भाई आने वाले दिन में हो सकता है बीजेपी पूरी बागडोर अपने हाथ में ले ले और सत्ता बदल जाए, कोई दूसरा सीएम हो जाए। देखिए पिछले 20 साल में ये बहुत, आपको तो मेरे नेता, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी जी हमेशा जी जी कहते रहे हैं, जी जी केंद्र और केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय बिहार को नहीं मिला एक लंबे अरसे जी। से। और एक वो समन्वय की कमी के कारण ही बिहार का विकास जिस गति से होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। तो निश्चित रूप से हम लोग पिछले कुछ दिनों में आप देखे होंगे कि डबल इंजन की सरकार सशक्त रूप से काम कर रही है। हम्म। आपने देखा होगा किसी स्टेट में प्रधानमंत्री का अगर सबसे ज्यादा दौरा हुआ है तो बिहार में हुआ है। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ चुनाव था, अगर चुनाव से पहले भी उनके कार्यकाल की बात कर लीजिए तो पिछले 10 साल में, चुनाव तो अभी हुए हैं ना धीरेन्द्र भाई, 10 साल में 2 बार चुनाव ही हुए हैं ना, लेकिन उनका दौरा आप देख लीजिए कितनी बार हुआ है। इतना बिहार में कोई भी तत्कालीन अच्छा, प्रधानमंत्री एक कभी बात आए कहिए, नहीं। अब हम इससे हटते हैं कि गृह मंत्रालय के बाद सबसे ज्यादा जो पावरफुल मंत्रालय है, जो सरकार को चलाने में भी, हर चीज में देखने में भी, खर्चा यानी वित्त विभाग अभी चुप है। वो वित्त विभाग किसी को नहीं मिला है, वो किसके पास गया? पहले तो ये बीजेपी के पास, ये बीजेपी ने। आपके ये हम्म। आपके लिए और लोगों को चर्चा के लिए, ये हर विभाग, कोई विभाग महत्वपूर्ण होता है, कोई विभाग महत्वपूर्ण नहीं होता। हमारे लिए धीरेन्द्र भाई सभी विभाग महत्वपूर्ण है। जितना ही गृह विभाग इंपॉर्टेंट है उतना ही हमारे लिए कला एवं संस्कृति विभाग भी है, उतना ही हमारे लिए अल्पसंख्यक विभाग भी है, उतना ही हमारे लिए अति पिछड़ा और जो जन कल्याण है वो भी हमारे लिए, महिला विकास, बाल विकास, वो भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए हर एक विभाग की अपनी एक खूबसूरती है, अपनी एक ताकत है और अपना एक काम करने का विषय है। हम लोग सिर्फ गृह और वित्त ये मीडिया और लोक चर्चा का विषय है। सरकार के लिए और हमारे जैसे लोगों के लिए हम हर विभाग इंपॉर्टेंट है। तो हमारे लिए ये फर्क नहीं पड़ता कि ये विभाग उनके पास गया कि ये विभाग उनके पास गया। अब मतलब एक उसी तरीके से है कि आप अपने घर में किसी सदस्य को आप पैसा कमा कर देते हैं, तो आप जब पैसा कमा कर देते हैं तो क्या आपको उन पर भरोसा नहीं है कि वो अच्छा, परिवार एक का सवाल विकास का, कर पाए? इस एक सवाल का जवाब दीजिए कि जो मेन मुद्दा था कि भाई रोजगार का, बेरोजगारी दूर करना और रोजगार देना, आप लोगों ने 1 करोड़ का सरकारी नौकरी के रूप में, प्राइवेट नौकरी के रूप में, या कार्य दिवस पैदा करने के रूप में, पलायन को रोकना, प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, ये सब जो अहम मुद्दे हैं, उसमें कितने दिनों में फर्क नजर आएगा? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर, कितने? देखिए टाइम फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क तो नहीं बताया जा सकता ऐसे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाले समय में आपको दिखने को मिलेगा, चाहे 1 से 2 साल के अंदर आपको ये सारी चीजें फर्क दिखने लगेगी। ये ऑलरेडी इस पर काम चल रही है। ऐसा नहीं है, हर एक जिला में उद्योग के लिए जमीन आवंटित कर दी गई है, हर जगह हर जिले में औद्योगिक क्षेत्र की घोषणा कर दी गई है। अब बाहर के निवेश यहाँ पर लाने की बात की गई है। जहां तक आपने 1 करोड़ रोजगार देने की बात किया, तो हम लोग 50 लाख रोजगार की डिलीवरी ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें 12 लाख नहीं तो वो तो सरकारी पिछले 5 साल नौकरी के कार्यकाल का था, उसको तो छोड़ दीजिए वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आप। तो निश्चित रूप से जितना औद्योगिक विकास हम पिछले 5 साल में कर पाए उसमें जी जी। 50 लाख है। तो अब सरकार संकल्पित है कि उसको दोगुने रफ्तार से हम लोगों को फिर से यहाँ पर स्थापित करके और 1 करोड़ सृजन कर देना है। तो हम लोग हवा हवाई में बात नहीं करते कि 2 करोड़ 70 लाख हम लोग सरकारी नौकरी दे देंगे। ये तो आप भी समझते हैं। हम लोग वो तरीके की बात करते हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। काम काम किया है, काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे, हम लोग ये नारा देते थे चुनाव के दौरान। तो हम लोग इस तरह के चीजों में भरोसा रखते हैं। आपको यही रीजन है धीरेन्द्र भाई, जो जो हम लोग जनता के बीच में जाके बोलते हैं, तो हमारे वादे पर जनता भरोसा करती है, और भरोसा करती है तभी तो जनमत मिला है।
तो यही अच्छा, तो एक मैं बात आपको कहिए, बताने की। आपको पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट नीतीश कुमार जी ने दिया है, उस क्षेत्र में बहुत काम करने की जरूरत है। कि पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, आप सारा देखते हैं, सारा काम जो है क्वालिटी की सबसे ज्यादा जरूरत है, सुविधाएं मुहैया हो नहीं हो, एक वादा करना नहीं करना। तो आपकी प्रायोरिटी क्या है? आने वाले 20 पिछले 20 साल में जिस तरीके जितना काम नहीं हुआ होगा पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में, उतना 5 साल में हो जाएगा। तो आप जानते हैं चिराग पासवान जी की कार्यकुशलता, उनकी क्षमता और उनका काम करने का तरीका। आदरणीय चिराग पासवान जी के एक बात आप समझ लीजिए गठबंधन। रंजन जी, चिराग पासवान जी की अब दोहरी जिम्मेदारी हो गई है, अब केंद्र की भी और राज्य में भी सहभागी हैं, और दो दो मंत्री भी हैं आपके पार्टी के। पब्लिक आपसे भी आप सवाल पूछेगी अब। आप आदरणीय चिराग पासवान जी को इतने कम जगह पर क्यों समेटने की कोशिश कर रहे हैं? जब से हम हमारी नहीं आग पार्टी रहा हूं, टूटी वो है। यूथ है, मैं एनर्जेटिक है, लेकिन जिम्मेदारी बढ़ भाई गई आप है। मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पिछले, अगर आप 4-5 साल के पीरियड को देख ले, जब जी। से हमारी पार्टी टूटी है, हमारे पार्टी नई पार्टी के साथ, नए सिंबल के साथ हम लोग जनता के बीच में जाते हैं। नागालैंड में हम लोग विधायक बनाते हैं, हम लोग झारखंड में विधायक बनाते हैं, हम लोग बिहार में विधायक बनाते हैं, 5 में 5 MP जीत कर जाते हैं। ये महज 4 साल के अंदर किया हुआ काम है, जो आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी ने किया है। तो आने वाले समय में आप देखिएगा, बंगाल में भी होगा, उत्तर प्रदेश में होगा, और आने वाले समय में हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के साथ में पार्टी के रूप में, श्रेणी के रूप में आप ही लोग खबर ब्रेक करेंगे। तो आने वाले समय में ये होना है। तो निश्चित रूप से आप इस बात को समझिए कि ये आदरणीय चिराग पासवान जी की जिम्मेदारी के साथ साथ पूरे भारत वर्ष के वो कैबिनेट मंत्री हैं। उनको उनके उनके पास पूरे भारत की जिम्मेदारी है। ये तो बिहार की जिम्मेदारी तो हम लोग जैसे कार्यकर्ताओं के सर पे है, कंधे पे है। तो वो आदरणीय चिराग पासवान जी के नाम को लेते हुए हम लोग बिहार को भी ठीक करेंगे और पूरा देश को भी ठीक करेंगे। तो ये चीज को समझने की बात है। यहाँ आदरणीय चिराग पासवान जी को कल्पना, आप देख रहे हैं, लोगों ने कहा कि भाई इस तरीके से करेंगे, उस तरीके से करेंगे, लेकिन चिराग पासवान जी की कार्यकुशलता और जो कार्यशैली है, वो उस पर जनता को भरोसा है। उनको पता है कि अगर बिहार फर्स्ट इन्होंने कहा है और बिहारी फर्स्ट कहा है, तो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट होगा। अगर जितने भी प्रवासी बिहारी हैं, चाहे देश के विभिन्न अलग राज्यों में रह रहे हो, चाहे विदेश में रह रहे हो, आप किसी एक को फोन लगा लीजिए जो आपके जानकार होंगे, आप उनसे पूछेगा कि बिहार में किस नेता से सबसे ज्यादा प्रभावित है, कौन सा नेता अगर नेतृत्व में आ जाए बिहार में, तो आप रिवर्स माइग्रेट करके बिहार आ जाइएगा, तो आपको नाम पता चल जाएगा कि उसका नाम सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान चलिए जी है। चलिए रंजन जी, आपको समझना पड़ेगा। आज जो है यहीं चर्चा को समाप्त करते हैं। आपने कीमती जी समय जी दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। और इस जी शुभकामना के साथ भी कि आप लोग बेहतर करेंगे, बिहार बदलेंगे, पलायन भी रुकेगा, और बिहार के युवाओं को, चाहे स्किल्ड है या नॉन स्किल्ड है, उन्हें बिहार में ही काम करने का मौका मिलेगा, ताकि वो भी जो है सीना ठोक के बात कर सकें कि हम बिहारी हैं।